अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बात यह है के साथ मैं हूं शफक शहजाद। नाज़रीन, वतन अजीज़ में अक़लियत पर मुश्तमिल अशराफिया अवाम पर टूटने वाले अजाबों और क़यामतों के बेनिफिशरी बनकर कभी बिलावास्ता तो कभी बिलवास्ता हुक्मरानी के मज़े और वसाइल के बंटवारे करते चले आए हैं और शायद इसी तरह करते रहेंगे। आम इंतखाबात का मौसम अंगड़ाई ले चुका है। हर तरफ सियासी नारे, वादे और ढकोस्तों की भरमार सुनाई दे रही है। ना जाने अवाम के अच्छे दिन कब आएंगे। जिस तरह माजी में अच्छे दिनों ने कैसे कैसों के दिन फेरे और नस्लें सवारी हैं, आइंदा आम इंतखाबात के बाद भी कई इजाफों के साथ दिन फेरे और नस्लें सवारी जाती रहेंगी। मगर ना जाने अवाम के अच्छे दिन कब आएंगे। आज की बात यह है कि पीटीआई की एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत कायम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। शाह महमूद कुरैशी मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तार और जुडिशल रिमांड भी उनका मंजूर हो चुका है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी वही काट रहे हैं जो बोया था। सवाल ये है कि सियासी पकड़ धकड़ कब खत्म होगी और क्या ये वाकई मकाफाती अमल है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात, सियासी मंजरनामे पर पल पल बदलती सूरत हाल, MKM नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर अहम पेशरफ, शहबाज शरीफ के कराची में डेरे, टिकटों की तकसीम पर नून लीग अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। अब सवाल ये कि सरप्राइज देने का दावा करने वालों को कहीं अवाम का सरप्राइज तो नहीं मिल जाएगा। फिर प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात में पाक फौज मतलूबा ताउन फराहम करेगी। बलूचिस्तान से 7 साबिक वज़राए आला मैदान में हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी जारी है। किस किस के मंजूर और किस किस के मुस्तरद होंगे। अब इसमें सवाल ये कि बानी पीटीआई को NA 122 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की या नहीं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान लेते हैं। पैनल पे हमें ज्वाइन किया सलमान आबिद साहब ने, रिजवान रज़ी साहब ने, नसीर वागा साहब ने और नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो वागा साहब, एक जानिब इंतज़ामिया की जानिब से पीटीआई के लिए हालात मुश्किल बनाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब अदलिया से अभी भी रिलीफ मिलने की तवक्को, कहीं ना कहीं एक उम्मीद बाकी दिखाई दे रही है। पीटीआई जो है वो ये चाह रही है, बल्कि वो ये उम्मीद करे कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? इतनी अजीब बात है कि एक तरफ अदालत रिलीफ देती है और एग्जेक्टिव यानी इंतजामिया फौरी तौर पर उन्हीं लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। अब ये बार बार पुराने सियासतदानों का ये कहना कि ये जो कोई बोएगा वो काटेगा, आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? खुदा का खौफ खाएं। आप देखें, शाह महमूद कुरैशी एक उम्र रसीदा इंसान है और आपके वजीर खारजा रह चुके हैं। जो वीडियोस इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी दिखाई जा रही हैं, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये वीडियोस चल रही हैं। आप बताइए क्या तासुर है पाकिस्तान का और यहाँ के सियासतदानों का और यहाँ का निज़ाम का और इलेक्शन कमीशन का, पुलिस का, अदालतों का। एक तरफ अदालत रिलीफ देती है, हुक्म देती है इसको रिहा कर दिया जाए, अभी वो शख्स जेल से बाहर नहीं आता कि उसको उसी वक्त दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, कोई भी जमात हो, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है ये कहना कि पहले फलां ऐसा करता रहा था जी अब सबको भुगतना पड़ेगा। तो फिर कब तक ये चेन हम लोगों ने चलानी है? क्या सारी जिंदगी पाकिस्तान की सियासत ने यही काम करना है? अवाम को रिलीफ तो देने का नाम नहीं है। आप अरबों रुपया जो इस इंतखाबात पे लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए जब इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा। हमने कल भी ये बात की थी। अब बस कर देना चाहिए। ये जो जुल्म और तशद्दुद और ज्यादती ये जो हो रहा है और इस किस तरह जेलों में लोगों को रखा जा रहा है, चाहे ये माजी में भी होता था तो ये कंडेमेबल है, ये काबिल मुजम्मत और ये गलत था, आज भी गलत है, कल भी गलत है। आखिर किसी वक्त तो हमने इस निज़ाम को बदलना है ना। अगर हम इसी निज़ाम के ऊपर चलते रहे तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, दुनिया हमारे बारे में क्या बातें करेगी। आपके साथ भारत है जो एक कामयाब जमहूरी निज़ाम चला रहा है और हमारे ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, इस तरह नहीं करना होगा। आप देखिए, शाह महमूद कुरैशी को जिस बुरे तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया, आप उसकी उम्र देखें, किस तरह उसको धक्के मारे गए। आज उन्होंने अदालत में कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया
कि ना वो 9 मई के वाक़े में लाहौर में मौजूद थे। चलें, ये तो एक पॉलिटिकल बात है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह पुलिस ने रात भर उनके साथ ज्यादती की है, उसको तशद्दुद किया है। ये उनके कहने के मुताबिक। अगर ये बातें सच हैं तो खुदा का वास्ता है, अपने निज़ाम को बदलिए। और जब तक आप ये सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, अगर कोई ये समझ ले ना कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम पनप सकेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे, तो ये सब की भूल है। इस वक्त आप देख लीजिए कि आसिफ अली जरदारी साहब के उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो भी इसी तरह के निश्तर चला रहे हैं कि जी इन्होंने पहले ऐसे किया था। ओ भाई, हो गया, खत्म करें माजी की बातों को, खुदारा आगे चले, मुस्तकबिल की तरफ देखें, अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। आप आपस के इन जंगो जदल में ये जिस बुरे तरीके से आप निज़ाम को सामने लेकर आ रहे हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को तो इलेक्शन है, कितना मुख्तसर टाइम है। कभी किसी के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, किसी का तायद कुनिंदा गलत है, किसी पे कोई एतराज़ात हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करे जब इस तरह की बातें आ रही हैं? हर सियासतदान दूसरे को सियासत से बाहर रखना चाहता है। और खास तौर पर मैं सिस्टम पर एक बहुत सारे पॉलिटिकल सवालात उठ रहे पार्टी के हैं बारे में तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो चाहती है कि मैं बिल्कुल अकेले इलेक्शन लड़ूं और मैदान में कोई भी ना हो। तो इस तरह के इलेक्शंस का क्या फायदा? बिल्कुल ऐसे इन इस पे तरह के बहुत इलेक्शन सारे का क्या फायदा, सवाल बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है वागा साहब। नज़ीर लगारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? किस तरह शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन उनके मुखालिफिन कह रहे हैं कि उन्होंने जो बोया वो वही काट रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही तकलीफ देह है। और ज़्यादा तकलीफ देह है जब सूरत हाल की हकीकत सामने आती है, जब चीज़ें सामने आती हैं। वो मुझे कुछ और चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है 2022 में वो भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था, और जो कुछ किया गया वो भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था, और जो खत लहराया गया वो भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। असल बात ये थी कि हाइब्रिड रिजीम को बरकरार रखने के लिए और उसकी पॉपुलरिटी को आसमान पर ले जाने के लिए सब कुछ किया गया है, और ताकि वो बरकरार रहे और इस सूरत हाल में वो कंटेस्ट करे कि मजलूम तरीन तौर पर जो है उसको कंसीडर किया जाए और उसको दोबारा वोट डाले। उसके बारे में ये कुछ नहीं कर सकेंगे, और ये सिस्टम कर रहा है। ये जो कुछ किया, मैं सबसे ज्यादा शदीद मजम्मत करता हूँ इस बात की जो कुछ शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, मैं मुतालबा करता हूँ कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने कागजात नामजदगी छीने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के। ये तासुर देने के लिए सब कुछ हो रहा था, रिजीम कर रही थी, सिस्टम कर रहा था कि ये मजलूमियत का दायरा और बढ़ाकर सारे का सारा इलेक्शन उनके हवाले कर दिया जाए, जिनको बहुत ज्यादा मजलूम बनाया गया है। दोबारा ये होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा, ये सब कुछ यही होने जा रहा है। ये जो लाडला प्लस लाया गया था वो भी कोई लाडला प्लस नहीं था, लाया गया था, बिल्कुल लाया गया था, उसको यही यकीन दिलाया गया था। अब तो वो यही बाद में या अभी इलेक्शन से पहले यही कहता रहे मुझे क्यों बुलाया, ये कहना शुरू कर देंगे। और यही जो कुछ ये समझ रहे थे कि हम इलेक्शन करेंगे, वो ये समझ रहे थे कि हम लाड़काने के जरिए और गरीब खुदाबख्श के जरिए ऐवान वज़ीर तक पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंचेंगे, उनके लिए भी रास्ते बंद होंगे। ये दोबारा लाडले को लाया जाएगा, और फिर जो कुछ भी एजेंडा है वो एजेंडा यहाँ का है, कहीं और का है, मकामी है, गैर मकामी है, जो कुछ भी है उसकी तकमील होगी। मैं हमेशा इस बात से खौफजदा रहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वफाक को बाकी रहना चाहिए, लोगों को बाकी रहना चाहिए। मुझे शदीद किस्म के खदशात लाहक हैं, और मुझे ये सारी सूरत हाल लग रही है कि ये इसकी इस हद तक पॉपुलरिटी ले जाई जाए कि वहां से वापसी उनके लिए भी मुमकिन ना हो। लेकिन वो इस सारे को मैनेज करके ही चल रहे हैं। मेरा अब ये ख्याल नहीं है कि उनके कोई इख्तलाफात हो गए। 9 मई ने कुछ नहीं किया है। लगारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान भी यही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि वो तो मजीद उभर रहे हैं, सिंपैथी का वोट सारा जाएगा उनके पास। ज्यादती हो रही है, ज्यादती इसलिए हो रही है कि ज्यादती लगे। ये इलेक्शन कागजात इसलिए छीने जा रहे हैं कि लगे के कागजात छीने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जैसी बड़ी शख्सियत के साथ इसलिए ये सब कुछ किया गया है कि लगे कि ये जुल्म हो रहा है, और फिर इसके बाद रिटिलिएट करके लोग जो हैं वो बॉक्सेस की तरफ जाएं और जाकर पर्चियां उधर डालें।
ये असल रिजल्ट जो है ये पाकिस्तान की मुक्तदरा हासिल करना चाहती है और शायद वो ले लेगी इसका। अब कोई नहीं जीत रहा है इलेक्शन, अगर कोई समझ रहे कि लाडला प्लस आ रहा है या कोई और आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, आप देखिएगा। फिर ये देखें, हम देख दोबारा ने खान साहब को लाकर वजीर आजम बनाए, फिर मसाइल को हल करें। ये सारे का सारा सिस्टम ये काम कर रहा है, जो साफ नजर आ रहा है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। ठीक है ब्रजी साहब, इस वक्त जो कुछ हो रहा है इंतजामिया की जानिब से, बजाय इसके कि पीटीआई कमज़ोर हो बल्कि इदारे एक्सपोज हो रहे हैं, और अदलिया भी अब 2018 वाली नई अदलिया के जो फैसले उनसे पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट अदलिया है। आपको क्या लग रहा है कि इसका पीटीआई को कोई नुकसान होगा, बल्कि उल्टा ऐसे नहीं लग रहा कि पीटीआई को तो फायदा ही होगा इस सारी चीज का? पहली तो आपकी एक बात मैं करेक्ट कर दूं, एजेंडे के तहत सवाल नहीं किया जाता। अदलिया कतन आजाद नहीं है। अदलिया के अंदर वो जजेस जो हैं, वो जो मेंबरान हैं, वो टॉप पे पहुंच गए हैं। अच्छा। जिन्हें प्रोजेक्ट इमरान खान के जरिए इंडक्ट किया गया था, तो अब वो अपना आप दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। लेकिन पहली बात मेरी ये है, मैं 15 मई तक लेके जाना चाह रहा हूं। 15 मई को एक स्पेशल कोर कमांडर मीटिंग हुई थी। उस कोर कमांडर मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ था, आज सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहा है। उसके अंदर कहा गया था कि 9 मई के तमाम मुल्ज़मान, उनके सहूलतकार और उस दिन तशद्दुद और इंतशार करने वालों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और उनको जरा बराबर भी राहत नहीं दी जाएगी। ये उसके अंदर लिखा हुआ था, उस एलामिया के अंदर जो GHQ से जारी हुआ था। अब मेरे दोस्त अगर बड़ी कन्वीनियंस के साथ 9 मई को उसमें माइनस कर देते हैं, तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर 16 के करीब प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका ट्रायल हुआ है, और उनमें से किसी एक का ट्रायल कभी स्टे नहीं हुआ इसी अदलिया के सामने। एक को फांसी लगा दिया गया, लेकिन किसी का ट्रायल कभी किसी अदलिया ने स्टे नहीं किया। हमने या ये जो चेयरमैन पीटीआई हैं, ये वाहिद हैं जिनको ये एजाज हासिल है कि उनका एक एक ट्रायल 2-2 दफा आला अदालतें स्टे करती हैं। तो मेरा मतलब है कि चीजों को टोटलिटी के अंदर बयान करना चाहिए या उसका तजिया करना चाहिए। हम तो अदारे के उस कमिटमेंट के साथ की तरफ देख रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि 9 मई को 339 जगहों के ऊपर हमला किया गया, फौजी तनसीबात के ऊपर, सिविलियन तनसीबात। जिस तरह पेशावर का रेडियो पाकिस्तान का स्टेशन था, जिसका गेट तोड़ के पीटीआई का एक कारकुन कबाड़िए को 8,000 रुपए में इसलिए बेच आया कि उनका ख्याल था कि वो कोई गुलाम है, उन्हें तो आजादी चाहिए थी। तो वो आजादी के लिए गुलामी को तर्क करते हुए वो गेट 8,000 में फरोख्त कर आया। फिर इसी तरह लाहौर के कोर कमांडर से एक नौजवान जो था, वो मोहर उठा के घर ले गया कि ये हमारी रकम के लूट के बनाया हुआ है। इसी तरह और भी बहुत कुछ हुआ। तो मेरा मतलब है कि उसके बाद अदारे ने एक रिएक्शन दिया था। हम तो उस रिएक्शन पे देख रहे हैं, और हम अदलिया को भी देख रहे हैं कि एक शख्स के लिए CRPC रीराइट हो रही है, आईने पाकिस्तान रीराइट हो रहा है, अदालती प्रोसीजर रीराइट हो रहे हैं। यानी कि यार, कुछ खुदा का खौफ करे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जो पहले हमने फैसला दिया था उस वक्त हमारी मत मारी गई थी, हमें अकल नहीं थी उस वक्त, आज हमें अकल आ गई, हम अपना पहला फैसला रीराइट करने लगे। वो फैसला इसलिए इमरान खान को हो सहूलतकारी हो, चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन चूंकि अब इस सूरत में सहूलतकारी हो रही, तो अब हम ये फैसला देंगे, उसके 180 डिग्री डिफरेंट। ये पाकिस्तान की अदलिया ने किया है यार, ऐसे तो ना करे। तो ये पूरा शुमार इसके अंदर करें कि क्या हो रहा है इस वक्त और क्या होगा मुस्तकबिल के अंदर। मुझे तो कोई अच्छा सीन नजर नहीं आ रहा। लगारी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ठीक है रज़ी साहब, सलमान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान साहब, आपको क्या लग रहा है, पीटीआई को तो उम्मीद है अदलिया से, बैरिस्टर गौहर भी आज कह रहे हैं कि बानी पीटीआई इलेक्शन के लिए अहल हैं और अदालतों से हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है, मिल पाएगा ये इंसाफ? देखिए, एक तो रिजवान अजीज साहब ने जो बात की, पता कलामी के लिए माजरत चाहते। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे पीटीआई की मुश्किलात के हवाले से, और फिर ये सवाल बुनियादी था कि क्या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि पीटीआई वालों को तो अभी भी अदलिया से उम्मीद है। सलमान साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो उम्मीदें पीटीआई को अदलिया से हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें तो उम्मीद है कि अदलिया से इंसाफ मिल जाएगा और बानी पीटीआई इलेक्शन के लिए अहल भी हैं, मिल पाएगा ये इंसाफ, क्या कहेंगे?
देखिए, अगर पीटीआई को कोई रिलीफ मिलना है तो वो अदालतों से मिल सकता है ना, और तो कहीं से नहीं मिलता। लोगों ने, जिसको भी कोई इतराज होगा, जिसको भी कोई तहफुजात होंगे, जिसको भी कोई इतराज होगा, जाना तो उन्होंने अदालतों के अंदर ही है। अदालतों से रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोनों सूरतें हो सकती हैं। अभी रिजवान रजी साहब कह रहे थे कि 9 मई के वाकयात के हवाले से, बिल्कुल ठीक है, वो अलामिया जारी हुआ था ISPR का, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है। लेकिन मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि वो 9 मई के वाकयात में से बेशुमार लोग इस वक्त IPP में शामिल हो गए हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है, और उनमें से बेशतर लोग जो है वो परवेज खट्टक की जो पार्टी बनी है PTI पार्लियामेंटेरियन, उसका हिस्सा बन गए हैं। और उसमें से कुछ लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने हैं, और कुछ लोग जो है वो जाकर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि जरा जो लोग पार्टियां छोड़कर गए हैं और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ाई है, उनके बारे में भी कोई पॉलिसी आनी चाहिए कि जनाब ये जो लोग 9 मई में थे, अगर इन्होंने पार्टियां बदली हैं तो इनके खिलाफ तो मुकदमे चलने चाहिए, ताकि फिर यकसा इंसाफ का निजाम सामने आ सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी नजीर लुगारी साहब ने एक बड़ी उम्दा बात की है कि जो सिनेरियो हमें नजर आ रहा है मुस्तकबिल का, उसमें तो हमें यही समझ आ रहा है कि हमारे यहाँ सब लोग, कोई भी माजी की गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, और बड़ी शिद्दत के साथ हम उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं या उसमें और ज्यादा खराबियां पैदा कर रहे हैं। कल जिस वक्त नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो रहे थे तो कोई और खुशियां मना रहा था, आज शाह महमूद के साथ हो रहा है तो शायद आप मकाफात अमल उसको कह रहे हैं कि जो बोया था वो काट लिया। हमारे यहाँ सियासतदान जो है, जब इक्तदार में होते हैं या खुशी अपना बेहतर हालात होते हैं, तो वो मुखालफिन के बारे में इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं जिस तरह से इमरान खान करते थे अपने मुखालफिन के बारे में। अब मसला ये है कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो उसका कोई वे फॉरवर्ड तलाश करना चाहिए। अभी मैं शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे लगता है काफी तकलीफ हुई है पर शहबाज शरीफ साहब को बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से। हालांकि पीपल्स पार्टी ने तो कहा कि जो अदालत का फैसला होगा हम उसको तस्लीम करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर लगता है कुछ सफ़े मातम है जिसका इजहार अभी शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, और माशाल्लाह उन्होंने कह दिया, ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है पेशावर हाई कोर्ट ने। अब आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया था वो बिल्कुल हकायक पर मबनी था। नहीं, देखिए ना, मसला ये है कि ये फैसला शहबाज शरीफ ने करना है कि वो हकायक पे मबनी था या नहीं था। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा ना। हम सब इत्तेफाक कर चुके हैं कि ये जो बल्ले का निशान है ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से वहां पर ये निशान बल्ले का PTI को दोबारा मिल जाएगा तो फिर भी ये इलेक्शन कमीशन पर हमला होगा सुप्रीम कोर्ट का या पेशावर हाई कोर्ट का या लाहौर हाई कोर्ट का या किसी और हाई कोर्ट का। हमारा मसला ये है कि फैसले हमारे हक में आए तो अदालतें बहुत अच्छी होती हैं, फैसले हमारे खिलाफ आए तो अदालतें बहुत खराब हो जाती हैं। फिर उनमें से सुबाइयत निकाली जाती है कि यानी लाहौर हाई कोर्ट बैठ के कोई बड़ा फैसला कर दे जिसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में हो तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर सिंध हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला कर दे, KPK की कोई अदालत इस हाई कोर्ट इस तरह का फैसला कर दे तो फिर वो बड़ा मसला बन जाएगा। हम लोग अपने अपने सूबाई कार्ड भी बड़े शानदार तरीके से खेलते हैं। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि PTI को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलने वाला, और लगता यही है कि PTI के लिए मुश्किलात रहेंगी और इसी मुश्किलात के अंदर ही उनको इलेक्शन लड़ना है। उसमें कितनी कामयाबी मिलती है कितनी नाकामी मिलती है ये तो अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर तो इस वक्त PMLN काफी पुरजोश नजर आती है और उसको लगता है कि इक़्तिदार बस उसको मिलने वाला है और वजीर वज़ारत उज़्मा पे नवाज शरीफ साहब बैठने वाले हैं और उसके बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे और काफी लोग जो है मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को तो खुश होना चाहिए कि इस दफा का जो लाडले हैं वो इमरान खान नहीं है बल्कि वो खुद है, और उनको जिस किस्म की सहूलतकारी मिल रही है वो भी हम देख रहे हैं। तो मेरा मतलब है पाकिस्तान की सियासत में किसी ने कुछ नहीं सीखा ना, हम तो वही गलतियां कर रहे हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट की सियासत हो रही है, उन्हीं लोगों से मिलकर जो है कोई ना किसी की हमायत में और किसी की मुखालफत में खेल खेला जा रहा है। इससे अगर पाकिस्तान का सियासी मुकदमा और जमहूरी मुकदमा मुस्तहकम हो सकता है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, चलाते रहिए इस कारोबार को, यकीनी तौर पर इससे जमहूरियत मजबूत हो जाएगी। लेकिन लगता यह है कि हम सियासत के भी दुश्मन बने हुए हैं। सलमान साहब, सवाल तो अभी भी ये है कि हमने सीखा क्या माजी की गलतियों से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? जैसे शहबाज शरीफ ने अभी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो गलत था, लाडे को किस तरह लाया गया, किस तरह मैनेजमेंट की गई, और फिर अब जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो जो फैसला दिया वो हकायक पर मबनी था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन पर हमला है। क्या कहेंगे?
देखिए, बात यही है जो सलमान आबिद साहब कह रहे थे, ये मामला जाएगा हाई कोर्ट में। अदालतों की तरफ से सहूलतकारी की जाती रही है और ये कोई नई बात नहीं है, और अदालतों ने आइन से मावरा इक़दामात किए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आइन अदालतों ने आइन को एब्रोगेट करने वाले, सबवर्ट करने वाले, अबाइंस में रखने वाले, आइन तोड़ने वालों के उनको वैलिडिटी दी है। उनको यहाँ तक कहा है कि आप जाएं और आइन में तरमीम होती। जनरल ज़ियाउल हक को अख्तियार दिया गया, जनरल परवेज मुशर्रफ को अख्तियार दिया गया। तो अदालतें, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अदालतें जो हैं वो उनका शानदार को रिकॉर्ड है। वो दुनिया की 150 के करीब अदालतों के बाद उनका नंबर आता है, 145 या 140 अदालतों के बाद नंबर आता है। तो हमारी कोई आला किस्म की रिवायात की हामिल अदालतें नहीं हैं। हम फिर भी इनका एहतराम करते हैं, इसलिए कि हमारे पास कोई और दरवाजा नहीं है, हमारे पास कोई और रिलीफ हासिल करने का वो नहीं है। ये नया आइन लिख देते हैं, यही अदालतें हैं जो नया आइन लिखते हैं, और जो आइन में नहीं होता है वो खुद ये लिख देते हैं। कल ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में मौजूद था कि वो अपनी तरफ से कोई आइन नहीं लिख सकते हैं, अगर अपनी तरफ से आइन लिखा गया, अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते जो आइन में ना लिखी हो। कहाँ लिखा हुआ था आइन में, जब ये सहूलतकारी की जा रही थी कि 20 अरकान की रुकनियत भी खत्म की जा रही थी और 20 अरकान को जो है वो डिसीट भी किया जा रहा था। ये तो सहूलतकारी होती रही है और अदालतों की तरफ से होती है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने इन्हीं के पास जाना है, इन्हीं के पास हाजिर होना है और माय लॉर्ड कहकर मुखातिब करना है, ताकि अगर कोई इंसाफ का आखिरी इम्कान मौजूद है तो यही मौजूद है और कहीं नहीं मौजूद है। तो हम इसलिए जाते। ठीक है लगारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। रजी साहब, हमने कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल भी बात की जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई को तो सहूलतकारी उनकी की जा रही है, किसी किस्म का उन्हें नुकसान नहीं होगा बल्कि उन्हें फ़ायदा होगा। फिर आज उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन में एक भी कारकुन शहीद हुआ तो उसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। देखिए, जो अभी तक हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया है, हमने शहबाज शरीफ साहब का वो बयान डिस्कस कर लिया जिसके अंदर उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उसका पर्सपेक्टिव वो था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने अब रिटर्निंग अफसरों को भी सस्पेंड और ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला है कि जब इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू हो चुका हो और जो है वो चीजें अंडर प्रोसेस हों और आप उस वक्त अफसर को बदल देते हैं। अब वो जिस डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने चेंज किया है, उसी जज साहब ने, जो कि पीटीआई के फेवरेट थे और केपीके के अंदर वो एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे, फिर जज के तौर पे उनको एलिवेट कर दिया गया। तो उन्होंने जो वो किया है, वो बहरहाल ये बात भी अपनी जगह पे हकीकत है कि स्टेटस जो है इलेक्शन कमीशन का वो हाई कोर्ट के बराबर है और इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान ने बैठ के फैसला दिया है, तो हाई कोर्ट का एक वकील बैठ के उसे नलिफाई नहीं कर सकता। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। बल्कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील लेके गए हैं साइफर केस के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि अगर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच बैठ के तो उसके ऊपर रिव्यू कर सकता है और 2 रुकनी बेंच रिव्यू नहीं कर सकता। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि 5 अरकान जिनका स्टेटस बराबर है, आइन के अंदर लिखा है वो उनके बराबर है, वो एक फैसला देते हैं और सिंगल जज बैठ के जो है वो उसको नलिफाई कर देता है। तो ये एक तरह से सीआरपीसी और पीपीसी की राइट की जा रही है कि आप जो मर्जी कर लें, हम सूरतकारी से बाज नहीं आएंगे। मेरा ख्याल उसका पर्सपेक्टिव ये था। मेरा ख्याल ये है, मैंने जैसे कि पहले कहा कि पाकिस्तान की अदालतों में 16 प्राइम मिनिस्टर ट्रायल हुए और किसी का ट्रायल आज तक स्टे नहीं हुआ, मासवाए चेयरमैन पीटीआई के। दूसरी बात इसके ऊपर आ जाइए कि देखिए इस वक्त जो है जिस तरह का मंजरनामा जिससे हमने शुरू किया है हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब से, अब शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल सही है कि उस दिन वो कराची में थे क्योंकि उनकी मिसेस की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी मिसेस हॉस्पिटलाइज थी और वो कराची में थे और उनके खिलाफ जिन मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है वो है 9 मई के मुकदमा। लाहौर में इन्होंने ये वाला किया है। एक तो इसका ये पहलू हो गया, दूसरा पहलू इसका एक और भी है और वो ये है कि अब बड़े पीटीआई के लीडरों को
9 मई के वाकयात के अंदर इम्प्लीकेट किया जाएगा। ऐसा ही है रजी साहब, अभी- बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपका पॉइंट आ गया। एक जल्दी से मौलाना फजल, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो मौलाना फजल रहमान का जो बयान था उस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के कमेंट से पहले हमें एएनपी के जो असफंदियार वली हैं उनका बयान याद करना पड़ेगा, और उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से जारी हो चुका है। ठीक है वागा साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ पहुंच तो गए हैं कराची, और एमक्यूएम के साथ सीट एडजस्टमेंट भी मुतवक्की है, और फिर एक और बड़ी अहम मुलाकात मुफाहमत के बाद आसिफ अली जरदारी से भी मुतवक्की है। क्या कोई ब्रेक थ्रू हो पाएगा? देखिए, ये बात बड़ी क्लियर और वाजे करना चाहता हूँ कि जैसे कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब के पास क्या इख्तियार है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे इस तरह कमेंट करें और ये कहें कि जी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हमला है। एक इतनी बड़ी सियासी जमात का इतना अहम रहनुमा और इतना तो लोग क्या तासुर लेंगे? क्या हाई कोर्ट की कुव्वत नहीं है? क्या हाई कोर्ट के पास ये आईनी इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला तब्दील कर सकता है? कौन कहता है? जनाब रजी साहब, आप हकायक की तरफ आए। अगर ये हाई कोर्ट का फैसला नहीं, आप गलत बात करें। अगर हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार ना होता, आप गलत कह रहे हैं, आप हमेशा इल्जाम लगाते हैं और गलत हाई कह कोर्ट का ऐसा ना करें, पार्टी की तर्जुमानी ना बन जाया करे, पीटीआई की तर्जुमानी ना बन जाया करे, जो ये सोच रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की तर्जुमान ना बन जाया करे। वागा साहब, तो उसी वक्त क्यों नहीं इसको नहीं, आप बात करने देना, मेरी बात सुने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा सुप्रीम जी कोर्ट जी जी जी, मैं कायम हूं अपनी बात के ऊपर। आयन की किताब खोल के देख लें, अगर आपने कभी देखी हो तो प्लीज आयन की किताब खोल के देख लें, का स्टेटस बराबर नहीं है। बात मुकम्मल करना वागा साहब। उसका स्टेटस बराबर नहीं है तो निजाम कैसे चलेगा? एक वजीर आजम, साबिक वजीर आजम उठता है और वो ये कह देता है कि जी हाई कोर्ट ने ये गलत फैसला किया है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह काम नहीं चलता। बड़ा फैक्टी है उसका, मुतासरा फरीक है वो। आप देखिए, आप गलत तबसरा ना करें रजी साहब, रजी साहब, वागा साहब हमारे पास वक्त कम है। सलमान साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया सलमान साहब। ये जो नून लीग में टिकटों की तकसीम पर जो इख्तिलाफात हैं, इस हवाले से एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था रिजवान रजीक साहब के लिए कि इलेक्शन कमीशन ने 16 फैसले किए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने और पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए उनके फैसले। ये 16 फैसले हैं पिछले 6 माह के अंदर। आप कह रहे हैं कि वो फैसला नहीं कर सकते? 16 फैसले इलेक्शन कमीशन के जो वो जब वो हाई कोर्ट में पहुंचे हैं तो वो खत्म कर दिए गए हैं। शेड्यूल जारी होने से पहले था सलमान, ऐसे ना किया करेगा। बात तो वो शेड्यूल जारी होने से पहले की बात है, इंतजामी फैसले थे वो कर सकते। कमीशन के तर्जुमान ना बने ना। 16 फैसले भाई मैं आपको आप बता रहा तर्जुमान हूँ। बन रहे हो ना पीटीआई के, ऐसे ना करो यार। उसने नहीं किए फैसले, उसने इस्लामी फैसले किए थे। ये भाई ये वाले फैसले हैं, ऐसे ना किया कर। आपने मुंडी ना मारा कर। की बात की और आपने कह दिया कि शहबाज शरीफ का पर्सपेक्टिव ये था, और भाई उसने डायरेक्टली इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तनकीद किया है उसने। ठीक है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए।